हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सेंट्रीशाला, आपका वेल्थ पार्टनर। और मैं हूं आदित्य शंकर। आज हमारे साथ हैं सचिन जसूजा, हेड इक्विटीज एट सेंट्रिसिटी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इमर्जिंग और इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास और अदर सब एसेट क्लास जिसका नाम है प्री आईपीओ इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़, या जिसको अनलिस्टेड इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा जाता है। हम इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि अनलिस्टेड इक्विटीज़ होती क्या हैं, उनमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उनकी पोजीशनिंग और पिच क्या होनी चाहिए जब हम या हमारे पार्टनर्स ये एसेट क्लास डिस्कस करते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। तो हेलो सचिन, वेलकम टू सेंट्रीशाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे। और मैं आपसे एक पहला जो सवाल पूछना चाहूँगा वो ये है कि ये अनलिस्टेड इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ या प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज़ होती क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका मतलब क्या होता है? हाँ जी आदित्य, एक्चुअली ये एसेट क्लास है जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है इन्वेस्टर्स का, और वो इंटरेस्ट बढ़ना भी जायज़ है क्योंकि जो ये प्री आईपीओ थीम है, व्हेन वी से कि प्री आईपीओ होता क्या है, तो ये वो कंपनीज हैं जो अभी तक पैसा पब्लिक से रेज ही नहीं किया। जिन कंपनीज ने अभी उनका आईपीओ नहीं आया, दीज आर नॉट एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज ऑन द एक्सचेंज। तो अभी बीएससी एनएससी भी आप नहीं देखेंगे इन कंपनीज को। तो या तो ये प्रमोटर्स ने खुद का पैसा डाल के किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा इन्वेस्ट करवा के उस कंपनीज को ग्रो किया है, एक साइज़ पे ले गए हैं, काफ़ी ग्रोथ कंपनीज हैं। और ये कंपनीज, इन कंपनीज में सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन होता था, कोई वेंचर फंड या प्राइवेट एक्विटी फंड इनमें इन्वेस्ट करता था, एंड फिर उसके बाद वो वेट करते थे कि जब एक लेवल तक कंपनी ग्रो हो जाता था फिर वो आईपीओ के टाइम पे उसमें से एग्जिट लेते थे वो प्राइवेट एक्विटी इंस्टीट्यूशंस। बट पिछले 5-7 सालों में हमने देखा हुआ क्या है कि काफ़ी कंपनीज आई, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी रिवॉर्ड करने का एक अलग सेगमेंट बन गया था कि ईसॉप्स काफ़ी देते थे अपने एम्प्लॉयज़ को, या ये वेंचर फंड और जो प्राइवेट एक्विटी फंड थे उनका लाइफ क्लोज हुआ तो उन्होंने डायरेक्टली एचएनआई क्लाइंट्स को वो ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए वो शेयर्स। तो काफ़ी पब्लिक में आ गए वो कहीं ना कहीं से, और एक काफ़ी बड़ा एक एसेट क्लास जो कि ऐड हो चुका है इन द इक्विटी मार्केट। और क्यों ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई कंपनी जब आईपीओ आता है तो एक माइलस्टोन अचीव होता है उस कंपनी का, एक ग्रोथ वो अटेन कर चुके होते हैं, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं एंड दे वांट टू रेज फंड्स, तब आते हैं। उससे पहले का जो एक हाई ग्रोथ फेज चल रहा होता है कंपनी का, अगर आप उसके बीच में एंटर कर सकते हैं तो हो सकता है आईपीओ तक की जर्नी में आप काफ़ी पैसा कमा लें, और आईपीओ के बाद भी एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए ये वाला जो सेगमेंट है काफ़ी अट्रैक्टिव होता जा रहा है। सो मैं ये पूछना चाहूँगा, तो जैसे आपने बोला कि वैसे तो कितनी हज़ारों लाखों कंपनीज होंगी जो लिस्टेड नहीं है, बट हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, ट्रेजेक्टरी उनकी अपवर्ड्स है, और उन्होंने अपनी कंपनी को एक स्टेज पे लाके खड़ा किया है और बहुत नज़दीक हैं टू एक्सेसिंग द पब्लिक मार्केट और लिस्टिंग देमसेल्व्स। तो मेरा सवाल, और मैंने काफ़ी लोगों से सवाल सुना कि अगर इतने ही वो नज़दीक हैं आईपीओ के, तो हम वेट क्यों नहीं कर लेते, आईपीओ आने के बाद खरीद लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न? और सेकंड कि लेट्स से कि आईपीओ आता ही नहीं है किसी कंपनी का, तो उस सिनेरियो में एक इन्वेस्टर क्या करेगा? हाँ, तो आदित्य, मेरा इसमें मानना क्या है कि देखो, जब भी चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी हो, इनको वैल्यूएशन के पैरामीटर डिफरेंट नहीं है, रिसर्च के लिए पैरामीटर्स डिफरेंट नहीं है। फॉर एनी बिजनेस, उस बिजनेस से पैसा तभी कमाया जा सकता है अगर वो बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अगर उसकी सेल्स ऊपर जा रही है, प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, और उसका वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, तभी पैसा कमाया जा सकता है किसी भी बिजनेस में, चाहे वो लिस्टेड चाहे वो अनलिस्टेड हो। सो जो अनलिस्टेड है वहाँ पर इनफैक्ट रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लिस्टेड में आपको हर रोज़ स्टॉक प्राइस मूवमेंट होता है, हर रोज़ अपडेट्स आपको दिखते रहते हैं बीएससी एनएससी पे, सीएनबीसी पे। बट अनलिस्टेड में आपको खुद जाके काफ़ी स्टडी करना पड़ता है कंपनीज पे, या फिर आपको हमारे जैसी फर्म्स के साथ असिस्टेंस, आपको हमारे जैसी फर्म्स के से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है उन कंपनीज के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन कंपनीज को स्टडी करना। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हालांकि ये हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, हालांकि ये भी हो सकता है काफ़ी कंपनीज इनमें से ऐसी हैं जो लिस्टेड से भी बहुत बड़ी हो चुकी हैं आज की डेट में, उनसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी बेटर है मार्केट से एज़ कम्पेयर टू द लिस्टेड मार्केट। और मैं कहूँगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेवल पे भी काफ़ी अच्छी कंपनीज, 200-300 कंपनीज हैं जो काफ़ी एक अच्छा साइज़ अटेन कर चुकी हैं, उनका ब्रांडिंग काफ़ी अच्छा हो चुका है। बट उसके बावजूद काफ़ी कंपनीज हो सकती है उनका आईपीओ डिले हो जाए, राइट। तो जिस समय हमें लग रहा है कि 1 साल में आईपीओ आ जाएगा या 6 महीने में आईपीओ आ जाता है, हो सकता है 2 या 3 साल लग जाए या और डिले हो जाए। तो इसलिए ये बहुत एडवाइजेबल है कि जो स्टडी है वो प्रॉपर होनी चाहिए।
अगर आपका पैसा कहीं ऐसी कंपनीज में लगा हुआ है जो बिजनेस बहुत ग्रो कर रहे हैं, वो कंपनीज बड़ा अच्छा कर रही हैं, तो इवन इफ अगर आईपीओ कल नहीं आता है फिर भी आपको एग्जिट एक बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल सकता है। जैसे हमने देखा है, आई रिमेंबर, चाहे हम ट्रैक कर रहे हैं काफ़ी स्टॉक्स, एनएससी का स्टॉक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, देयर आर मैनी कंपनीज जो कि पिछले 5-10 सालों में 5-10 गुना हो चुकी हैं, इससे भी ज़्यादा मल्टीपल क्रिएट हो चुके हैं। अभी तक वो आईपीओ लेके नहीं आई हैं, बट उनका शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका है और काफ़ी लिक्विड स्टॉक्स हैं, उनमें अभी भी बाइंग सेलिंग काफ़ी होता है इन कंपनी। तो जैसे इसी बात पे मैं अगर मैं बिल्ड करूं, तो जैसे जब हम इक्विटी रिसर्च की बात करते हैं, जो लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं, जितना भी यूनिवर्सल सेट है, उस पर कोई रिसर्च एनालिस्ट काम कर रहे हैं, राइट, और वो कोशिश करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू कि बैलेंस शीट्स को स्टडी करें और फाइनेंशियल स्टडी करें, मैनेजमेंट के टच में रहें, और ये एनालाइज कर पाएं कि ट्रेजेक्टरी क्या है और उसका ओवरऑल होराइजन क्या है स्टॉक का, कि किस रेट पे ग्रो करेगा वगैरह। तो उसमें इंफॉर्मेशन इज पब्लिकली अवेलेबल, राइट। तो इसमें जब हम इक्विटी रिसर्च की बात करते हैं अनलिस्टेड स्टॉक में, जहाँ ये इन्फॉर्मेशन इतनी फ्लुएंटली अवेलेबल नहीं होगी, राइट, तो इसमें हम कैसे प्राइस डिस्कवरी करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि इसमें ये इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन इट और नॉट, और सेंट्रिसिटी क्या, ये सारी चीज़ें करता है। यस, तो हमारे लिए ये जो जॉब है ये और टफ हो जाती है और इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, और यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट इन कंपनीज को नहीं देख रहे हैं और इनका जो डेटा होता है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। सो वी हैव टू डिग डीप, काफ़ी इन पे रिसर्च करना पड़ता है, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज में क्या है, दे आर लाइबल टू डिक्लेयर देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स एवरी क्वार्टर, राइट। हर 3 महीने के बाद हम देखते हैं कि कंपनीज के रिजल्ट आ रहे होते हैं, उनके अपडेट्स आ रहे होते हैं। बट अनलिस्टेड कंपनीज में काफ़ी कंपनीज हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट शो भी करती हैं, जो अपना अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स देती हैं, और काफ़ी कंपनीज पूरे 1 साल के बाद अपना बिजनेस अपडेट और जो एनुअल रिजल्ट्स हैं वो शोकेस करती हैं। तो इन कंपनीज के ऊपर रिसर्च और ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब तक आप रिसर्च आपको जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि उसका जो ग्रोथ है या उसका वैल्यूएशन है वो एक अट्रैक्टिव फेज में है, तब उसमें अदरवाइज उसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज लिस्टेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, राइट। तो ये कि जो इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल नहीं है, इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं होती, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है, तो वो हमारी टीम करती है। वी ट्राई टू बी इन टच विद ऑल द मैनेजमेंट्स विच वी जिसके बारे में हम रिसर्च रिपोर्ट अपना क्रिएट करते हैं, उनके हम फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हैं, उनके पुराना कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट का जो भी सिनेरियो होता है उसको पूरा स्टडी करते हैं। एंड जब हम किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी अट्रैक्टिव फाउंड करते हैं, हमें लगता है कि वो कंपनीज काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, एमर्जिंग स्पेस में हैं, या फिर जो उनके लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स हैं जो मार्केट में ऑलरेडी हैं, जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं उससे वे अट्रैक्टिव हमें वो वैल्यूएशन मिल रहा है अनलिस्टेड स्पेस में, और जिसकी एक पॉसिबिलिटी भी है आईपीओ होने की, क्योंकि वो कंपनीज ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टेज अचीव कर चुकी हैं। मैं आपको कुछ एक नेम ले सकता हूँ, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, वो ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का साल का प्रॉफिट है, उसका पैट है। CIL जो कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऑलमोस्ट 300 करोड़ का पैट करता है। NSE ऑलमोस्ट 8000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करता है साल का। सो ये यहाँ पर मैं छोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो लिस्टेड कंपनीज को भी काफ़ी, या तो हो सकता है कि ये नंबर 1 नंबर 2 बन चुकी हैं, या फिर लिस्टेड कंपनीज को काफ़ी हद तक टक्कर दे रही हैं। तो मतलब बस फर्क बस ये कि अभी ये लिस्ट नहीं हुई है और वो दूसरी कंपनी लिस्ट हो चुकी है। तो ऐसी कंपनीज को स्टडी करना भी आसान है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी होती है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू भी, इनकी वेबसाइट्स पे जाके, या मैनेजमेंट या CFO से मीटिंग करके वी गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। लवली। और जैसे ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब हमें क्लाइंट के पास लेके जाते हैं, इनकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है, ऑब्वियसली क्योंकि हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज अ लिटिल हायर देन लिस्टेड इक्विटीज। तो क्या अगर कोई मुझे बोलता है कि भाई अगर इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो मैं इन्हीं में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता, मैं लिस्टेड इक्विटी जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है उन कंपनीज में क्यों करूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्यों करूँ, तो क्या ये लिस्टेड इक्विटीज म्यूचुअल फंड PMS का रिप्लेसमेंट है या ये पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट करता है, इसका पर्पस क्या होता है? आदित्य, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी रिप्लेसमेंट नहीं है फॉर म्यूचुअल फंड, PMS या लिस्टेड एक्विटीज़। वहाँ काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा रिसर्च होता है, उन कंपनीज़ का फंड मैनेजमेंट की पूरी टीम होती है, उन पर रिसर्च कर रही है, और वो एक बेस्ट अप्रोच है टू बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। जो अनलिस्टेड एक्विटीज़ है, क्योंकि ये पहले से इंस्टीट्यूशन के पास थी, एक एक्स्ट्रा अल्फा रहता था, ये आज हमारे थ्रू और कुछ एक इंस्टीट्यूशन है जो ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो ये अवेलेबल है टू द इन्वेस्टर्स।
और हम अपना इस पे पूरा रिसर्च करते हैं, तो एक आपके पोर्टफोलियो को एक किकर दे सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि 2 से 3% का एक्स्ट्रा अगर आपको अल्फा जनरेट करना है अपने पोर्टफोलियो में, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। ऑब्वियसली इनको भी इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज़ ना देखें, क्योंकि ये सब कंपनी, हाँ, उसको पोर्टफोलियो की तरीके से देखिए, उसका कम से कम 5, 7, 10 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाइए, और इन्हीं में से आपने देखेंगे कि काफ़ी कंपनीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एंड व्हेन दे विल हिटिंग द मार्केट, या फिर IPO नहीं भी आता, उसके बावजूद भी ये कंपनीज काफ़ी ग्रो कर सकती हैं। बट प्रॉपर रिसर्च बहुत जरूरी है इन कंपनीज में। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक पोर्टफोलियो में एक तो प्रॉपर एसेट एलोकेशन होनी चाहिए, गिवन द क्लाइंट्स इनपुट्स एंड बैकग्राउंड एंड जो गोल प्लानिंग होती है कि भाई किस स्टेज पर है वो इन्वेस्टर, उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से डेट इक्विटी एलोकेशन, और विद इन इक्विटी एलोकेशन द क्लाइंट शुड बी एक्सपोज टू ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे उस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी होनी चाहिए, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, फिर अगर पोर्टफोलियो बड़ा है तो उसमें PMS भी होना चाहिए, हाँ जी, कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स भी होने चाहिए। और ये जो इक्विटी अनलिस्टेड अपॉर्चुनिटीज हैं या प्री IPO अपॉर्चुनिटीज हैं, ये पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को थोड़ा किक कर देंगे, तो ये थोड़ा स्लाइटली हायर रिस्क प्रोपोजिशन है, जो उसी हिसाब से कमेंशरेट रिटर्न भी देंगे। तो ये उसका पर्पस है एक पोर्टफोलियो। तो जैसे हम ये अपॉर्चुनिटी या हमारे पार्टनर्स ये अपॉर्चुनिटी अपने क्लाइंट्स के पास लेकर जाते हैं, और क्लाइंट इफ ही अग्रीज टू बाय सर्टेन अनलिस्टेड स्टॉक, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? मतलब वो कैसे ये ट्रांजैक्शन करेंगे? आदित्य, प्रोसेस बहुत सिंपल है इसका। अगर आपका डीमेट है जहाँ पर आप दूसरे शेयर्स खरीदते हैं, चाहे वो HDFC बैंक, चाहे रिलायंस, या कोई भी ऐसा कंपनी आप खरीद सकते हैं अपने डीमेट के थ्रू, सेम वे यहाँ पर आपका CML क्लाइंट मास्टर लिस्ट होना जरूरी है, जो कि आपकी DPID क्लाइंट ID का रिपोर्ट आपको देता है, एंड आपका बेसिक KYC, पैन, आधार, कैंसर चेक, दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। एंड वंस यू डील विद द इंस्टीट्यूशन लाइक अस कि आपको किसी आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड है, तो एज पर द डील आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड दिस शेयर्स आर ट्रांसफर टू यू। तो आपको एक दिन के अंदर ही वो शेयर आपके डीमेट में आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से ही कैन एग्जिट द स्टॉक। यस, इट इज़ वेरी इजी। एक बार आपके डीमेट में अगर वो शेयर आ जाता है, आप हमें भी उसको कल, अगर सपोज आपका वो शेयर डबल ट्रिपल हो जाता है कुछ एक टाइम के बाद, या कल आपको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, आप निकलना चाहते हैं, तो आप उसको हमें भी दे सकते हैं, या फिर मार्केट में आप किसी को भी सेल कर सकते हैं। और इसमें जैसे जो लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं उसमें जो टैक्सेशन होता है एप्लीकेबल, वो ये होता है कि इफ द स्टॉक इज हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, और उसमें अगर गेन होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, टैक्सेबल है 10%, और अगर 1 ईयर से कम में अगर गेन होता है तो इट इज, एंड वी एग्जिट द स्टॉक, इट इज द टैक्सेशन एप्लीकेबल इज 15% ऑन द कैपिटल गेन। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट टैक्सेशन इन अनलिस्टेड स्टॉक्स? सो अनलिस्टेड यहाँ पर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू लिस्टेड इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि लिस्टेड मार्केट में हमें देखना है 15% शॉर्ट टर्म, आफ्टर 1 ईयर इट इज 10% फॉर द लॉन्ग टर्म। इन अनलिस्टेड स्टॉक्स इट इज कंसिडर्ड लाइक गुड्स, तो 2 साल का टैक्सेशन कंसिडर होता है। 2 साल से पहले आपका फुल टैक्सेशन है मार्जिनल टैक्स रेट पे, और 2 साल के बाद आपका 20% विद इंडेक्सेशन हो जाता है। हाँ, और वंस इट गेट्स लिस्टेड तो 6 महीने का लॉक इन होता है, उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं, फिर वो शॉर्ट टर्म में काउंट होता है, फ्रोजन रहते हैं, और उसके बाद आप बेच सकते हैं। यस। सो इट इज रीजनेबली सिंपल। यस। तो एक लास्ट जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे लेट्स से हम टाइम रिवाइंड करते हैं, हाँ जी, वी वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन 7 years ago और 6 years ago, तो कैन यू नेम सम ऑफ दीज सम स्टॉक्स जो अनलिस्टेड स्पेस में उस टाइम अवेलेबल थे, जो किसी फंड ने या एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने खरीदे, और वो उसके बाद सब्सिक्वेंटली लिस्ट हो गए, और आज जो है वो जो इस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, विच इज सब्सटेंशियली हायर देन द प्राइस दैट इट वाज ट्रेडिंग एट व्हेन इट वाज अनलिस्टेड। तो इसके कुछ एग्जांपल उदाहरण एक्चुअली आदित्य, एक नहीं 5-6 ऐसे एग्जांपल जो मुझे याद आते हैं, जो हमारे थ्रू भी हुए हैं कुछ एक ट्रांजेक्शंस। टाटा टेक्नोलॉजी इज द रिसेंट एग्जांपल, जो कि 400-500 रुपये पे ट्रेड होता था 1 साल पहले। IPO केम एट 500 रुपीज़, एंड नाउ द स्टॉक इशू जो लिस्ट हुआ है वो 1200-1300 के आसपास हुआ है, तो ऑलमोस्ट 3x का अपॉर्चुनिटी रहा है लास्ट 2 सालों में। सेम वे बिकाजी फूड्स, आई रिमेंबर ऑलमोस्ट 3x हुआ है बिफोर द अनलिस्टेड प्राइस, मतलब IPO से 3 महीने का अगर मैं पहले का प्राइस ले लेता हूँ और आज का लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट 2.5x 3x वो कंपनी हो चुका है लास्ट 3 सालों में। ICICI लोम्बार्ड 400 से 450 पे इजीली अवेलेबल था, 600 का IPO आया 3 महीने 4 महीने के बाद बिफोर दिस प्राइसिंग, एंड नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 1300-1400 रुपीज़। तो देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ जो ऑलमोस्ट 4-5 गुना भी हो गई हैं लास्ट 4-5 सालों में। कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो 2 या 3 गुना हुई हैं। तो अगर मैं इसका एक बास्केट बना लेता हूँ, हाँ, ड्रोन आचार्य वाज द कंपनी जो 50 रुपये पे ट्रेड होता था, 50-60 के आसपास ही IPO है, आज 170, तो ऑलमोस्ट 3x हो गया, ये भी लास्ट 1.5 ईयर में। तो ये सब कंपनीज हैं जो अगर मैं बास्केट बना लेता हूँ,
तो ऑलमोस्ट 5 साल का अगर मैं रिटर्न लूँ तो मुझे लगता है 30% का IRR इस बास्केट का होगा कम से। सो इसके उदाहरण भी हैं हाँ जी कि अगर हम यही स्टॉक्स मतलब इसके इक्विवेलेंट स्टॉक्स और आइडियाज़ में अगर हमने पार्टिसिपेट किया तो काफ़ी फ़ायदा होता है। यस यस और आज भी वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सेंट्रिसिटी मेक्स दीज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू आवर पार्टनर्स एंड क्लाइंट्स थ्रू एडिक्वेट रिसर्च and adequate analytics कि out of the very large universe of unlisted stocks which are the pre-IPO opportunities which may probably deliver a higher return, multi-bagger return post listing. Yes. And इसके अलावा we facilitate these trades also operationally, right? And end-to-end support भी हम देते हैं. So I think overall this was a very informative session, Sachin. Thank you so much for your input. Thank you so much for your guidance. And I hope हमारे viewers को भी काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो देख के और हमारे पार्टनर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा जब ये अपॉर्चुनिटीज़ वो अपने क्लाइंट्स के पास लेकर जाएंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल और आपके पास कोई भी सवाल हो, डाउट्स हों जो आप क्लियर करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सब एसेट क्लास जो अनलिस्टेड या प्री IPO अनलिस्टेड इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ कहलाता है, अपने RM को, अपने रिस्पेक्टिव RM को जरूर कॉन्टैक्ट करें एंड ही और शी विल बी ग्लैड टू आंसर दोज क्वेश्चन। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच सचिन फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। बाय।